मिस्टर तैमूर, मुझे किस करे ना, मुझे आपके मीठे होंठों को चूमना है। उन्होंने नशे से धुत हालत में कहा और अपने होंठ तैमूर के होंठों के करीब किए। वह अपने बॉस के साथ एक बिजनेस मीटिंग में आई थी। वहां उसने गलती से ड्रिंक पी ली। तैमूर के लिए उसको संभालना मुश्किल हो गया। वो बड़ी मुश्किल से उसका सर अपने कंधे पर रख के उसे गाड़ी तक लेकर आया और फ्रंट सीट पर बैठा दिया। लेकिन जैसे ही वो ड्राइविंग सीट पर बैठा तो नूर उछलती हुई उसकी गोद में बैठ गई और तैमूर की शर्ट के बटन खोलकर अपनी धड़कने, सर मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं, मेरे पास आए ना। वैसे तो 24 घंटे मुझे घूरते रहते हैं और जब अभी मैं आपको इजाजत दे रही हूँ तो मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं। नूर ने नशे से धुत हालत में तैमूर को बहकी हुई नजरों से देखते हुए कहा। तैमूर, जो कि पहले उसका नया रूप देखकर परेशान हो गया था, उसकी ये बात सुनकर गुस्से से बल खाकर रह गया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। शक्ल से मासूम नजर आने वाली उसकी ये सेक्रेटरी उसके बारे में ऐसा सोचती है। मिस नूर, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उसने नूर का बाजू पकड़ कर उसे गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। नूर ने एक झटके से अपना बाजू आजाद करवाया और उसके चीफ पर अपने दोनों हाथ जमा कर उसे धक्का देते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। यूं लग रहा है कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। वो इस वक्त बुरी तरह से लड़खड़ा रही थी। तैमूर ने मजबूती से अपने लब भींच लिए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नूर का क्या करे। अब उसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे नूर को इस तरह की बड़ी पार्टीज में लाना ही नहीं चाहिए था। वो सिर्फ और सिर्फ उसको सजा वो सिर्फ और सिर्फ उसको सजा देना चाहता था। लेकिन अब ये सजा उसके गले पड़ गई थी। नूर उसके ऑफिस में पिछले 1 महीने से काम कर रही थी। वो हद से ज्यादा खूबसूरत थी और किसी का भी ईमान डगमगाने की सलाहियत रखती थी। लेकिन जहां तक तैमूर खानजादा का सवाल था तो जिंदगी के 28 साल गुजरने के बावजूद भी आज तक उसे अपने मजाज की लड़की नहीं मिली थी। उसके घर के बुजुर्गों का भी तैमूर के मजाज के बारे में यही ख्याल था कि उसने कमवारा ही कब्र में चले जाना है। आज पार्टी में नूर ने गलती से दूसरी ड्रिंक पी ली थी और अब अपने आप को आसमानों में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। तैमूर उसकी हालत देखकर उसे फौरन से ही बाहर लेकर आ गया था, लेकिन वह भी इसके काबू में नहीं आ रही थी। तुम गाड़ी में चलकर बैठ रही हो या फिर मैं तुम्हें जबरदस्ती बिठाऊं? ये सुनकर नूर अजीब से अंदाज में मुस्कुरा दी और उसे बहकी बहकी नजरों से देखते हुए बोली, चलिए, इस तरह से मुझे आपकी कुर्बत तो हासिल होगी। वैसे भी किस बदबख्त का दिल नहीं चाहेगा जो वो इस कदर हैंडसम बॉस के गले लगे। तैमूर को सातों आसमान अपने सर पर गिरते हुए महसूस हुए थे, क्योंकि ये लड़की उसके सामने बहुत ज्यादा शरीफ बनती थी। लेकिन अब तो उसने नूरा फातेह को ही क्रॉस कर दिया था। इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलता, नूर अगले ही पल उसके गले लग गई और छोटे बच्चों की तरह सिसक कर रोने लगी। उसको इस तरह से रोता हुआ देखकर पहले से भी ज्यादा परेशान हो गया था। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? ये सुनकर नूर ने अपना चेहरा उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए मासूमाना अंदाज में बोली, मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, प्लीज मुझे अपने दिल में छुपा लो, मुझे खुद से दूर ना करो। ये कहकर वो पहले से भी ज्यादा उसके नजदीक हो गई थी, जबकि तैमूर की धड़कनें एक लम्हे के लिए तो थम ही गई थी। आज से पहले कोई भी औरत उसके नजदीक नहीं आई थी। नूर की धड़कनों को महसूस करके उसके जज्बात बेकाबू होने लगे थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उसकी धड़कनों को अपने हाथों की गिरफ्त में ले ले। मगर मसला ये था कि इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं था। वो जितना नूर को खुद से अलग करने की कोशिश कर रहा था, नूर उतना ही उसके वजूद में घुस रही थी। इन दोनों के सीने एक दूसरे के साथ बहुत ही जोर से टकरा रहे थे। नूर के लबों से अचानक बेचैन सी सिसकी निकली तो वो जल्दी से होश की दुनिया में आया। अगले पल उसने नूर को कंधों से थाम कर खुद से अलग किया और उसके चेहरे पर झुकते हुए उसी के अंदाज में बोला, देखो, अगर तुम खामोशी से गाड़ी में जाकर बैठोगी तो मैं तुम्हें आइसक्रीम ला कर दूंगा। नूर, जो कि पहले नशे की वजह से बहुत ज्यादा हाई हो रही थी और उसके जज्बात भी भड़कने लगे थे, उसका पूरा वजूद गर्म हो चुका था। इसलिए तैमूर की बात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करके वो उसके होंठों को घोड़ने लगी। अगले ही पल वो सरसराते हुए लहजे में बोली, मैं सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर गाड़ी में चलकर बैठूंगी। तैमूर सांस रोके उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। फिर हुआ जिसका तैमूर को डर था, क्योंकि नूर ने हमेशा की तरह उस बार भी बोंगी मारी थी। मिस्टर तैमूर, अगर तुम मुझे किस करोगे तो ही मैं गाड़ी में चलकर बैठूंगी। कसम से तुम्हारे होंठ कितने मीठे लग रहे हैं। तैमूर के लिए तो अपने जज्बात पर काबू पाना यकदम ही मुश्किल हो गया था। एक तो वो लड़की इस कदर हसीन लग रही थी और दूसरा मुसलसल बहकी बहकी बातें करके उसके सब्र का पैमाना लबरेज कर रही थी। तैमूर ने अपना हाथ मजबूती से उसके होंठों पर जमाया और उसका बाजू पकड़कर
اس کو گاڑی میں دھکیلنے کی کوشش کی، مگر بری طرح سے ناکام ہو گیا، کیونکہ نور نے اپنے دونوں پاؤں زور سے سڑک پر جمائے ہوئے تھے اور اگلے ہی پل اس نے گاڑی کے دروازے کو بھی پکڑ لیا تھا۔ میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی، پہلے تو مجھے کس کرو اور آخر اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی کس کی تو بات ہے، ہم دونوں یہاں پر بالکل اکیلے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم دونوں ایک دوسرے کا مزہ بھی لے لیں گے۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں نے موویز میں لوگوں کو کس کرتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھے بہت ہی اچھے طریقے سے کرنا آتا ہے، میں تمہارا دل خوش کر دوں گی۔ اس کے علاوہ نہ جانے اور کیا کیا بول رہی تھی، جبکہ تیمور کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ اسے کسی بھی طرح سے خاموش نہیں کر پا رہا تھا۔ تمہارے دماغ میں یہ خیال کیسے آیا؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں اپنے آپ سے گویا ہوتے ہوئے بولا۔ نور جو کہ اپنے کان اس کی باتوں پر جما کر بیٹھی ہوئی تھی تیزی سے بولی، میری دوست نے ایک بار مجھے یہ ڈیئر دیا تھا، لیکن میں نے یہ برا نہیں کیا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ کس قدر بے شرم دوست ہے۔ تیمور نے یہ سنا تو اس کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا تھا، یعنی محترمہ کی دوست بھی ان کے بارے میں یہی سوچتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا اگلے صبح آفس میں جا کر وہ ان دونوں کی الگ الگ سے کلاس لے۔ اب آپ مان بھی جائیں نا، اتنے نخرے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ کوئی بھی رسپانس نہیں کر رہا تو اس کے بازو پکڑ کر اس کو زور زور سے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ تیمور کے اب اپنے آپ سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا، نہ ہی دودھ کا دھلا ہوا تھا۔ ایک تو قسمت اسے اتنا سنہری موقع دے رہی تھی، دوسرا وہ لڑکی بھی دل و جان سے خود کو اس پر قربان کرنے کے لیے تیار تھی، اور تیسرا شیطان بھی اس کو بار بار بہکا رہا تھا۔ وہ ذرا سا نور کے قریب ہوا تو نور اس کے نزدیک ہو گئی تھی اور اپنی بہکی ہوئی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تیمور نے بے ساختہ تھوک نکلا۔ اگلی پل وہ اس کو کمر سے اٹھا کر اپنے کندھے پر لاد چکا تھا۔ نور اس کی کمر پر زور زور سے مکے مار رہی تھی، لیکن تیمور کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس نے بس نور کو ہر حال میں اس کے گھر تک پہنچانا تھا، لیکن یہ کیا، اگر وہ اسے اس حالت میں گھر لے کر جاتا تو نور کے گھر والوں سے ہزاروں کے حساب سے سوال کرتے۔ اب ایک نئی پریشانی تھی جو اس کے سر پر مسلط ہو چکی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کے پاس نور کی چھوٹی بہن کا نمبر تھا۔ اس نے اسے میسج کر دیا تھا کہ آج کی رات وہ لوگ ہوٹل میں ہی رکیں گے، کیونکہ کافی لیٹ ان کی میٹنگ ختم ہوگی۔ وہ جانتا تھا کہ اس بات پر یقین کرنا اس کے گھر والوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ وہ کافی زیادہ کنزرویٹو فیملی کے مالک تھے، لیکن تیمور کے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہ نور کو کہاں پر لے کر جائے۔ اپنے فلیٹ کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا دادا جان نے اس کے پچھلے اپنے آدمی لگائے ہوئے ہیں جو 24 گھنٹے تیمور کی سرگرمیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ اگر وہ ایک لڑکی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اپنے فلیٹ میں داخل ہوتا ہوا دیکھ لیتے تو دوبارہ سے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فتویٰ لگا دیتے، اور تیمور فی الحال اس پوزیشن میں بالکل بھی نہیں تھا کہ الزامات کو برداشت کرتا۔ دوسری طرف نور گاڑی میں بھی جھول رہی تھی اور خالی خالی نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کے وجود کو جھٹکا لگا اور وہ یکدم ہی چلاتے ہوئے بولی، مجھے یہاں پر نہیں بیٹھنا، مجھے آپ کی گود میں بیٹھنا ہے، پلیز مجھے وہاں پر بٹھائیں نا، میں بھی آپ کے ساتھ گاڑی ڈرائیو کرنا چاہتی ہوں۔ تیمور نے یہ سنا تو اسے یکدم ہی کھانسی شروع ہو گئی تھی۔ اب اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ نور اس وقت اتنی بے وقوفانہ حرکتیں کر رہی ہے، صبح سے بھی زیادہ وہ اس کے سامنے شرمندہ ہونے والی ہے۔ چپ کر کے وہیں پر ہی بیٹھی رہو، ورنہ میں تمہیں گاڑی سے باہر دھکا دے دوں گا۔ یہ سننے کی دیر تھی نور نے چھوٹے بچوں کی طرح دہاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا تھا۔ تم کتنے ظالم ہو، اسی لیے تو میں تمہیں کالا نہ کہتی ہوں، کیونکہ تم میں اور اس میں صرف اور صرف 19-20 کا فرق ہے۔ وہ پھنکارتے اور تم بولتے ہو، ورنہ زہر تو دونوں کے منہ سے نکلتا ہے۔ اپنے لیے کالے ناک کا لقب سن کر وہ صدمے میں چلا گیا تھا۔ ایک چیز اس نے شدت سے نوٹ کی تھی کہ نور صاحبہ نے نشے میں دھت ہو کر آپ اور تم کا لحاظ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، بلکہ وہ تو نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ لڑکی، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو ورنہ میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ نور نے یہ سنا تو سہم کر سیٹ کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور اپنے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے معصوم انداز میں بولی، پلیز ابھی مجھے مت مارنا، ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی میں نے اپنے شوہر کے ساتھ سواگرات منائی ہے۔ میرے بہت سے ارمان ہیں، پلیز میرے ارمانوں پر پانی مت پھیرنا۔ تیمور کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹ ڈالے، کیونکہ نور کی ساری باتیں رومانس سے شروع ہو کر اسی پر ہی ختم ہو رہی تھی۔ اگلے چند سیکنڈ یوں ہی خاموشی میں گزر گئے تھے کہ اچانک ہی نور نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کیا اور اس کی گود میں جا کر بیٹھ گئی۔ تیمور ایک پل کے لیے تو بالکل ساکت ہی ہو گیا تھا اور اس کا دھیان بھی سڑک کے اوپر سے ہٹ گیا تھا، کیونکہ نور نے اپنا سر اس کے چیف پر رکھا ہوا تھا۔ یہاں پر کتنا سکون ہے نا،
نور کو اچانک اپنے نیچے ہلکی سی سختی کا احساس ہوا تو وہ بے چینی سے ہاتھ سے ٹٹولنے لگی۔ تیمور نے فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑا اور زور سے جھٹکا۔ اپنی حد میں رہو لڑکی۔ تیمور کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ کیا تم مجھ سے شرما رہے ہو مسٹر تیمور؟ نور کے گال بھی دہک رہے تھے کیونکہ وہ حد سے زیادہ نشے میں تھی۔ اس نے تیمور کے گالوں کو پیار سے کھینچا اور کوچی موچی کرنے لگی۔ تیمور کو اس کوچی موچی کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ یہاں پر اس کے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اس نے ہلکا سا اٹھنے کی کوشش کی تو نور نے اپنے دونوں بازو اس کی گردن میں ڈال دیے تھے۔ نور کا سینہ اس کے سینے کے ساتھ پھر سے ٹچ ہو رہا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کی نرمی اور اس کے ابھال کو اچھے طریقے سے محسوس کر سکتا تھا۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی آج میرے ایمان کو بری طرح سے ڈگمگانے پر مجبور کر دے گی۔ تیمور نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، نور میری بات سنو، اگر تمہیں نیند آ رہی تو تم وہاں پر جا کر سو سکتی ہو۔ نہیں، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے اور میں آپ کے ساتھ ہی سوؤں گی۔ یہ کہہ کر نور نے بھی اسے مزید کس کر گلے سے لگا لیا۔ تیمور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لے اور ان کو زور زور سے دبانے لگے، لیکن پھر سے بے بسی درمیان میں آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگلے دن نور کو سب کچھ یاد ہوگا، اس لیے وہ کوئی بھی بے وقوفانہ حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جسے نور اس کو غلط سمجھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور سامنے ویڈیو ریکارڈنگ چلاتے ہوئے رکھ دیا تاکہ اگر کل نور اس کی ذات پر کوئی الزام لگائے تو اس کے پاس اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت موجود ہو۔ مسٹر تیمور، آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد نور نے اس کی گردن سے اپنا سر اٹھایا اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے شروع ہو گئی تھی، ویسے جس طرح کہ آپ انسان ہیں نا، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لڑکی آپ سے شادی کرے گی۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ تیمور جو کہ اس کی بات بہت ہی غور سے سن رہا تھا، یکدم ہی بھڑک اٹھا تھا۔ اس نے پوری قوت سے نور کو اٹھا کر سائڈ پر پھینکا تو وہ پھر سے گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگی، لیکن تیمور کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ حلق کے بل دہاڑ رہا تھا، چپ کر جاؤ ورنہ تمہاری جان لے لوں گا۔ باقی کا پورا راستہ اسی طرح سے ہی نوک جھونک میں گزرا تھا۔ تیمور کے پاس اسے فلیٹ میں لے جانے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے گاڑی سے نکل کر پہلے چاروں طرف دیکھا اور اچھی طرح سے تسلی کر کے اسے کندھوں پر اٹھا کر واپس فلیٹ میں لے کر آ گیا تھا۔ وہ مسلسل بول رہی تھی اور تیمور اس کی بچگانہ باتیں سن رہا تھا۔ اندر داخل ہونے کے بعد وہ اپنے کپڑے اتارنے لگی تھی کہ تیمور نے فوراً اس کے بازو پکڑ لیے۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ تیمور کو اپنی آواز گہری خائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ کپڑے اتار رہی ہوں، مجھے ان کپڑوں میں بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے اور یہ مجھے چبھ بھی رہے ہیں۔ وہ کافی جھنجھلائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تیمور کا دل کیا تھا کہ وہ اپنا سر پیٹ ڈالے۔ کیا وہ اس قدر ہوش و حواس سے بیگانہ تھی کہ اسے اس چیز کا بھی خیال نہیں تھا کہ تیمور اس کے سامنے موجود ہے؟ یہ کام کرنے کے لیے ڈریسنگ روم موجود ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا ڈریسنگ روم میں لے کر آ گیا تھا۔ وہاں پر بھی اس نے واویلا مچا دیا تھا۔ یہ ڈوری نہیں کھل رہی ہے، پلیز اس کو کھول دو نا۔ تیمور کے ہاتھ جب اس کی برہنہ کمر سے جا کر ٹکرائے تو اس کے پورے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ اس نے تیزی سے ڈوری کھولی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب نور اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے تیمور کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ گرنے والے انداز میں بیڈ پر لیٹ گئی اور کچھ ہی منٹوں میں نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی تھی، جبکہ تیمور کو اب تک اپنے کان سائیں سائیں کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اف میرے اللہ، کیا چیز ہے یہ؟ اس نے باقاعدہ طور پر اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور خود کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اگلی صبح بہت ہی روشن تھی۔ نور ایک لمبی جمائی لے کر اٹھی تھی۔ وہ ایک بھرپور انگڑائی لینے کے بعد اسے اپنے چاروں طرف نظر ڈالے تو دروازے میں اس کا باس عرف خڑوس ببلی کھڑا تھا، جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نور نے ایک زوردار چیخ ماری اور بیڈ پر اچھلنے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تیمور بخل آ گیا تھا۔ کیا تم ابھی تک نشے میں ہو؟ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تو اس کی بات سن کر وہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے چلانے لگی تھی۔ مس نور، چیخنا بند کرے ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چپ کروا دوں گا آپ کو۔ تیمور کی یہ دھمکی کام آ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے خالی خالی نظروں سے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ رات کے مناظر ایک ایک کر کے اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ یا اللہ، یہ کچھ خواب ہو۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، لیکن اگر وہ یہ سب کچھ خواب ہوتا تو وہ یہاں پر تیمور کے فلیٹ میں موجود نہ ہوتی۔ اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا اور تیمور پر ہلکی سی نظر ڈالتے ہوئے بولی، سر، کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں اور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تیمور نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ جہاں تک آپ کا یہاں پر ہونے کا سوال ہے تو یہ آپ کی بے وقوفی کا نتیجہ ہے۔ نہ ہی آپ رات کے وقت ساری ڈرنکس ٹرائی کرتی اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا۔
दरअसल नूर अपनी नादीदा हरकतों की वजह से खुद को मुश्किल में फंसा देती थी। एक तो उसे हर तरह की ड्रिंक्स ट्राई करने का बहुत शौक था, इसलिए रात के वक्त उसने सारी ड्रिंक्स ट्राई की और फिर अंजाम ये निकला था। मिस नूर, और जहां तक आपके अगले सवाल का जवाब है, तो इस कमरे की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आपको यहाँ पर छोड़ने के बाद मैं चला गया था और फिर इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप जानते हैं या आपका रब जानता है। ये कहकर उसने एक यूएसबी नूर की तरफ उछाल दी थी। दरअसल उसने इस रूम में कैमरा लगाया हुआ था। नूर ने कांपते हुए हाथों से वो रिकॉर्डिंग पकड़ ली थी, लेकिन अभी तक उसका दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। उसकी नजर जब अपने वजूद पर पड़ी तो उसकी शर्म में मजीद इजाफा हो गया था। उसने अपने बॉस के कपड़े पहन रखे थे। अल्लाह नूर, ये तुम क्या करती हो? और मेरे घर वाले, अल्लाह जी, मैं इनको जाकर क्या जवाब दूंगी? अम्मा ने तो मुझे जान से मार देना है। अल्लाह करे कि नादी ने सब कुछ संभाल रखा हो। वो दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी। तैमूर ने आज उसे ऑफिस से ऑफ दे दिया था। दिल ही दिल में उसको दुआएं भी दे रही थी। जब वो घर पहुंची तो उसकी तवक्को के मुताबिक उसकी छोटी बहन नादिया ने सबको संभाल लिया था। उसने अपनी अम्मी को बता दिया था कि नूर रात को जल्दी आई थी और सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल गई थी। और फिर नूर की खुशकिस्मती ये थी कि जब वो घर दाखिल हो रही थी तब उसकी अम्मी जान मोहल्ले में एक औरत की अयादत के लिए गई हुई थी। उसकी छोटी बहन ने जैसे उसे देखा वो चील की तरह उसकी तरफ लपकी। जरा मुझे बताना, रात के वक्त कहाँ पर रंगदलियां मना रही थी? तो उसने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए गांव की खालिस औरतों की तरह अपना लहजा मशकूक बनाते हुए सवाल किया। नूर, जो कि पहले झंझलाई हुई थी, उसका बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए कमरे में ले आए। दरवाजा अंदर से लॉक करने के बाद पहले तो वो गहरे गहरे सांस लेती रही और फिर एक ही सांस में उसने अपनी बहन को खुद पर बीती हुई दास्तान सुना दी। ये सुनकर नादिया का तो हंस हंस कर बुरा हाल था, और वजह यह थी कि उसमें से नूर ने अपने बहकने वाले सीन्स को कैंसिल कर दिया था और सिर्फ वही बातें बताई थी जिसमें उसने बोंगियां मारी हुई थी। अगर उसकी बहन को पता चल जाता कि उसने अपने बॉस को किस करने की और गले लगने की पेशकश की है, यहाँ तक कि वो उसकी गोद में भी चढ़कर बैठ गई थी, तो उसकी बहन ने उसकी जूतों से पिटाई करनी थी। तुम इतना ज्यादा हंस क्यों रही हो? ये बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है यार। हंस मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे बॉस से शराफत की उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर नूर ने एक जोरदार मुक्का उसकी कमर पर मारा तो वो दर्द से कराह कर रह गई थी। अरे सच्ची तो कह रही हूँ, वरना अपने बॉस के बारे में जो कुछ तुमने बताया हुआ था ना, वो सोच कर ही तुम अपने कानों को हाथ लगाती थी। तुमने खुद ही कहा था कि वो अमेरिका से बढ़कर आया और उसकी सैकड़ों के हिसाब से गर्लफ्रेंड्स होंगी। मेरी जान, इसकी गर्लफ्रेंड्स हैं, इसी वजह से इसने मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया है, बल्कि इसने तो सबूत के तौर पर मुझे ये यूएसबी भी दे दी है। उन्होंने जब बाद में अपनी रिकॉर्डिंग देखी तो दोबारा से उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। एक तो वो बहुत ही बेढंगे अंदाज में सो रही थी और फिर आधी रात के वक्त दोबारा से उठकर पागलों की तरह चीखने लगी थी, जिसमें वो ऊंची ऊंची आवाज में तैमूर को बुला रही थी और उसे अपने पास आने के लिए कह रही थी। शुक्र था कि रिकॉर्डिंग भी उसने अकेले बैठकर देखी थी और तैमूर भी उसके कमरे में नहीं आया था। या मेरे अल्लाह, मेरे दोस्त तो वाकई में बहुत ज्यादा शरीफ है, लेकिन अब मैं क्या करूंगी? मैं उनका सामना कैसे करूंगी? ओ फल्ला जी, क्या मैंने उनके सामने सारे राज उगल दिए थे? वो अपने आप से सवाल कर रही थी। या अल्लाह, ऐसा कुछ भी ना हुआ हो, वरना मैं तो कभी खुद से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहूंगी। उसका डिप्रेशन दोबारा से इंक्रीज कर गया था। पूरा दिन उसने इसी टेंशन में गुजार दिया था, जबकि दूसरी तरफ तैमूर का ध्यान भी बार बार भटक कर नूर की तरफ जा रहा था। उसके बारे में सोचना नहीं चाहता था, लेकिन रात के मनाजिर उसकी नजरों के सामने घूमने लगते थे। जैसे उसको नूर की गाड़ी वाली हालत याद आई, उसके लब खुद ब खुद ही मुस्कुराहट में ढल गए थे। अरे सर, खाइए तो है, आज बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। उसी वक्त ही उसके ऑफिस का दरवाजा जोरदार आवाज से खुला और उसका जिगरी दोस्त सलमान दंदनाता हुआ ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ। तैमूर फौरन ही सीधा होकर बैठ गया था। उसके चेहरे पर पहले वाली संजीदगी आ गई थी। यार, मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि ऑफिस में दाखिल होने से पहले दरवाजा नॉक किया कर। इंसान की 100 पर्सनल चीजें होती हैं। सलमान ने उसकी बातें कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी, क्योंकि वो हमेशा से यही करता आया था, और उसके सामने दब से बैठते हुए बोला, मतलब भाइयों का एक दूसरे से कुछ भी छुपा नहीं होता है। चल मुझे बता के किस लड़की के बारे में सोच रहा है? ये सुनकर तैमूर का माथा ठनका था। तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि मैं लड़की के बारे में सोच रहा हूँ? सलमान ने सस्पेंस भरा अंदाज बनाते हुए थोड़ा सा उसकी तरफ झुका और अपने दोनों हाथ एक दूसरे में फंसाते हुए खालिस बाबू वाले अंदाज में बोला, क्योंकि तुम्हारी ये जो मुस्कुराहट है ना, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से पहचानता हूँ। तकरीबन हर हफ्ते में भी इसी तरह से मुस्कुराता हूँ। क्या तुम हर हफ्ते लड़की चेंज करते हो?
तैमूर ने सदमे से चूर अंदाज में कहा तो वो फौरन से उसकी बात को पकड़ते हुए हंसते हुए बोला, देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम लड़की के बारे में सोच रहे हो, अब तुमने खुद भी कंफर्म कर दिया है। तैमूर अपना माथा पीट कर रह गया था। खैर मुझे बताओ, कौन है वो बदकिस्मत लड़की जिस पर तुम्हारा दिल आ गया है? सलमान की ये बात उसे बहुत ही नागवार गुजर रही थी। आखिर मुझ में कमी ही किस चीज की है? मैं हर लिहाज से परफेक्ट हूँ। तैमूर ने दो बुदू जवाब दिया तो वो आंखें छोटी छोटी करके उसको घूरते हुए बोला, मिस्टर तैमूर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, और यही तुम्हारा मसला है, तुम्हें अपनी कोई भी गलती नजर ही नहीं आती है। और लड़कियों किस तरह के लड़के अट्रैक्ट नहीं करते हैं, उन्हें तो ऐसा मर्द चाहिए होता है जो हर बात में उनसे सॉरी कहे। अगर लड़की गलती की भी की हो ना, तब भी वो लड़के से ही सॉरी की एक्सपेक्टेशन रखती है। ये सब कुछ तैमूर के लिए नया था, क्योंकि जहां तक उसका सवाल था उसने तो माफी मांगना सीखा ही नहीं था, चाहे उसकी अपनी ही गलती क्यों ना हो। वो तो साफ और मुंह पर मुकर जाता था। किसी को सॉरी बोलना तो बहुत ही दूर की बात थी। अभी भी वो गहरी सोच में डूब गया था, जबकि सलमान उसे देखकर दिल ही दिल में लुत्फानंदोज हो रहा था। कोई बात नहीं मेरे जिगरी यार, पहली पहली बार है और ऐसा ही होता है। खैर मुझे बताओ कि तुम उसे कब शादी कर रहे हो? तैमूर ने फौरन ही कानों को हाथ लगाया था। मैं किसी से भी शादी नहीं कर रहा, और तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, यहाँ से चलो, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे वहां जाना है। वो अपनी गाड़ी की चाबी उठाते हुए खुद भी उठ खड़ा हुआ, जबकि सलमान बुरा सा मुंह बनाकर उसके चेहरे को घूरने लगा था। तुमसे मुझे इस कदर बेमरवती की उम्मीद नहीं थी। तैमूर ने कोई भी जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वो खुद भी हंसता हुआ उसके पीछे निकल गया था। रात जब तैमूर अपने कमरे में सोने के लिए गया तो उसका दिल बेचैन हो रहा था। आज सुबह से उसकी नूर से मुलाकात नहीं हुई थी और उसको लग रहा था कि उसका पूरा दिन बहुत ही अजीब गुजरा है। उसे अपने वजूद में खालीपन का भी एहसास हो रहा था। मुझे क्या हो गया है? क्यों मैं इस साइको और पागल लड़की के बारे में इतना ज्यादा सोच रहा हूँ? उसने बाकायदा तौर पर अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया और अपने बाल जोर जोर से खींचने लगा। वो अपने आप को मजबूत असाब का मालिक समझता था, लेकिन नूर में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से वो ठटकने पर मजबूर हो जाता था और चाहकर भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता था। और ये कल की बात नहीं थी, बल्कि जब से नूर उसके ऑफिस में काम करी थी तब से ये सब कुछ हो रहा था। वो अपने आप से निगाहें चुराता था और अपने दिल की बात सुनने से इनकार कर देता था। लेकिन कुछ अरसे के बाद जज्बात दोबारा से हावी हो जाते थे, और अब तो जिस तरह से नूर उसके नजदीक आई थी और जिस तरह से नूर ने उसको अपना आप महसूस करवाया था, उसके बाद तो अब दूरी की भी कोई गुंजाइश पैदा नहीं होती थी। वो यहाँ तो उन्हें सोचों में उलझा हुआ था और नूर का नंबर डायल करने लगा था कि उसको महसूस हुआ जैसे दरवाजा जोरदार आवाज से खुला हो। उसके माथे पर लातदार बल पड़ गए थे। ये क्या बदतमीजी है? कौन पागलों की तरह दरवाजा पीट रहा है? जब वो बाहर निकला तो सामने ही दादा जान खड़े थे, अपनी मूंछों को ताव देते हुए माथे पर लातदार बल डाले वो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। कहाँ पर है वो लड़की? इसे मेरे सामने लाओ, तुमने शादी की और हम लोगों को बताया ही नहीं। ये सुनकर तैमूर को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। दादा जान, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? और पहले आप आए, बैठे, पहली बार आप यहाँ मेरे फ्लैट में आए हैं। मुझे इस डिब्बे में आने का कोई शौक नहीं था, मैं अपनी हवेली में बहुत खुश था, लेकिन मजबूरी मुझे यहाँ पर खींच लाई है। पहले तो अभी और इसी वक्त मेरी बहू से मेरी मुलाकात करवाओ, क्योंकि उसे मिले बगैर मैं यहाँ पर नहीं बैठूंगा। तैमूर को इस कदर ठंड में भी पसीने आने लगे थे। उसे सबसे ज्यादा खौफ दादा जान से महसूस होता था, वो भी इस वजह से क्योंकि वो उनसे हद से ज्यादा मोहब्बत करता था और उनकी नाराजगी से डरता था। अरे दादा जान, किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? पहले मुझे खुलकर बताइए, और प्लीज आप बैठे तो सही, मैं आपके लिए ठंडा पानी लेकर आता हूँ। और मियाँ, मुझे उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे ये सफेद बाल देख रहे हो ना, ये ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं। मैंने अपनी जिंदगी के तजुर्बा से बहुत कुछ सीखा है। अभी और इसी वक्त मेरी बहू को मेरे सामने लेकर आओ। दादा जान तो एक ही बात पर डटे हुए थे। सुबह से लेकर अब तक उन्होंने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ, तो उनको लग रहा था कि उनका पोता खुद उन्हें सब कुछ बता देगा। लेकिन जब पोते की तरफ से फोन नहीं आया तो वो खुद ही दंदनाते हुए यहाँ पर चले आए थे, और हवेली में भी सब लोगों को खुशखबरी देकर आए थे कि वो पोते और उसकी बीवी दोनों को अपने साथ लेकर आएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, वो जिसके साथ रात के वक्त तुम यहाँ पर रंगरलियां मना रहे थे, कहीं तुम भी बिगड़ तो नहीं गए हो? ये कहकर दादा जान ने अपनी लाठी जोर से जमीन पर मारी तो तैमूर खान ज्यादा बेचारा खौफ से उछल ही पड़ा था। अगर उसके वर्कर्स उसे इस हालत में देख लेते तो गश खाकर भी बेहोश हो जाते, क्योंकि वो उनके सामने बहुत ज्यादा गुसीला और रोबदार बंदा था। लेकिन दादा जान के सामने तो उसकी टाई टाई फिश हो जाती थी।
जैसा कि अभी हो रहा था। अरे दादा जान, वो असल में एक छोटा सा हादसा हो गया था, इसी वजह से उसे अपने साथ लेकर आया हूँ, वरना ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है। आप जानते हैं कि मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाता हूँ। तैमूर ने अपने लहजे को नॉर्मल रखने की हतुल मकान कोशिश की थी, लेकिन दादा जान से आसानी से जान छुड़वाना नामुमकिन था। क्या मतलब है कि हादसा हो गया था? असल हादसा तो मुझे लग रहा है कि इस फ्लैट में हुआ है। उन्होंने चारों तरफ सामान बिखरा हुआ देखकर उसे खूनखार नजरों से घूरते हुए कहा। ला हौला वला कुव्वता दादा जान, किस तरह की बातें कर रहे हैं? तैमूर ने अपने कानों को हाथ लगाया तो वो यकदम ही भड़क उठे थे। मुझे मत सिखाओ, मैं तुमसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानता हूँ कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। जल्द से जल्द इस लड़की को लाओ। ये कहकर दादा जान ने कुछ तस्वीरें भी उसके सामने रख दी थी, जिसमें नूर बेगम का चेहरा साफ वाज़ह हो रहा था। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो उसकी सारी डिटेल्स भी निकलवा कर आ गए थे। मगर दादा जान, मैंने इस लड़की से शादी नहीं की है। अगर पहले ने की तो अब कर लो, क्योंकि मैंने इसके बारे में सब कुछ पता करवाया। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बच्ची, और ये तो तुम्हारी सेक्रेटरी भी है। दादा जान, क्या हो गया आपको? वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है, और उसकी मेरी क्लास में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे बच्चे, जब आधी रात के वक्त तुमने उसे अपने फ्लैट में रखा था, तब तो तुम्हें इस चीज की टेंशन नहीं हुई, और अब तुम्हें इस चीज से डर लग रहा है। यहाँ तक कि इसके मिडिल क्लास होने का सवाल है तो ये ना भूलो कि मैंने भी जीरो से शुरू किया था। अल्लाह तुम्हारी दादी जान को बख्शे, उसने जिंदगी के हर मोड़ में मेरा साथ दिया है। तैमूर मजबूती से लब बिंचे बस दादा जान को देख रहा था, जिनको तो सिर्फ और सिर्फ एक मौका चाहिए था, और तैमूर ने अपनी बेवकूफ़ी से उनको ये मौका दे दिया था। वो भी थके हुए अंदाज में उनके बराबर में बैठ गया। ठीक है, मैं कल आपकी इस लड़की से मुलाकात करवा दूंगा। अरे तुम क्या मुलाकात करवाओगे? मैं खुद इस लड़की से मिलने के लिए जाऊंगा और उसके घर में उसके रिश्ते की बात चलाऊंगा। तैमूर बस दादा जान के चेहरे को घूर कर रह गया था। आपको सिर्फ वही लड़की मिली है? ये सुनकर उन्होंने पूरी कुफत से हाँ में गर्दन हिला दी थी। तुम क्या चाहते हो कि कल मैं तुम्हारी वजह से अपने मरहूम दोस्त के सामने शर्मिंदा हो जाऊं? ये एक और राज था जो तैमूर पर आश्कार हुआ था, क्योंकि वो उसके दादा के दोस्त की पोते निकली थी। उसका दिल कर रहा था कि वो अपना माथा जोर जोर से पीटना शुरू कर दे, लेकिन अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका था। अगली सुबह दादा जान अपने पूरे जाहो जलाल और हवेली के टिपिकल रवायती अंदाज में रिश्ता लेकर नूर के घर पहुंच गए। नूर, जो रात की शर्मिंदगी और सर दर्द से पहले ही बेहाल थी, जब उसने लाउंज में तैमूर खानजादा और उनके बारोब दादा जान को सोफे पर बैठे देखा, तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो हैरत और खौफ के मारे बुत बनी खड़ी रह गई। दूसरी तरफ नादिया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो अंदर ही अंदर हंस हंस कर दौड़ी हो रही थी और नूर को आंखें मार मार कर छेड़ रही थी कि लो भाई, रात की बंगियों का सिला इतनी जल्दी मिल जाएगी, ये किसी ने सोचा भी ना था। नूर की अम्मी, जो एक सुलझी हुई और समझदार खतून थी, दादा जान की गुफ्तगू और उनके मुखलिसाना अंदाज से बेहद मुतमईन नजर आई। जब दादा जान ने बताया कि नूर के दादा उनके मरहूम जिगरी दोस्त थे, तो अम्मी की रही सही झिझक भी खत्म होगी और उन्होंने दिल से इस रिश्ते पर आमादगी जाहिर कर दी। इस पूरे मंजरनामे में अगर कोई बेचारा बना बैठा था तो वो तैमूर था, जो बिल्कुल खामोश नजरें झुकाए अपने दादा की हाँ में हाँ मिला रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो वहां से भाग जाए, मगर दादा जान की लाठी का खौफ उसे अपनी जगह से हिलने नहीं दे रहा था। देखते ही देखते दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो गई, और फिर वो दिन भी आ गया जब तैमूर और नूर की शादी इंतहाई धूमधाम से हुई। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। रोशनियों की चमक और मेहमानों का हजूम तैमूर के खानदान की शान शौकत का मुंह बोलता सबूत था। नूर लाल जोड़े में बला की हसीन लग रही थी, और तैमूर, जो जिंदगी के 2.5 साल तक कंबारा रहा था, आज दुल्हा बने दिल ही दिल में मुतमईन था। शादी की तमाम रसूमात और हंगामों से फारिग होकर जब तैमूर अपने वाले कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर का मंजर देखकर उसके तन बदन में आग लगी। वो मर्द मोमन, जो जिंदगी भर हद से ज्यादा मुनज्जम, साफ सुथरा और परफेक्ट रहने का आदी था, उसके सामने पूरा कमरा किसी जंग का मैदान लग रहा था। हर तरफ मेकअप का सामान, पिन्ने, मेहंदी और जूतों के डिब्बे बिखरे पड़े थे, और इन सब के दरमियान मोहतरमा नूर बेगम अपना बारी लहंगा समेटे मुंह खोली शराफत से खराटे लेकर सो रही थी। तैमूर ने सदमे से अपने माथे पर हाथ रख लिया। उसका दिल चाहा कि वो उसे दो लगाए, ये लड़की किस कदर लापरवाह है, मगर जैसे उसकी घुसीली नजरें नूर के मासूमियत से भरे चेहरे पर पड़ी, उसका सारा गुस्सा बर्फ की तरह पिघल गया। वो बिखरे हुए सामान को भूलकर बिल्कुल खामोश हो गया और बस टुकटुकी बांधे उसके चेहरे को देखने लगा, जिस पर अब भी एक अजीब सा बचपना और मासूमियत झलक रही थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि नूर को अपने वजूद पर किसी की गर्म और गहरी नजरों की
तपश महसूस हुई। उसे घबराकर अपनी आंखें खोली तो सामने तैमूर को खड़ा पाया। तैमूर को यूं अपने सर पर खड़े देखकर नूर की तो जैसे जान ही निकल गई थी। वह जल्दी से सीधी होकर बैठी और बिखरे हुए सामान को देखकर शर्मिंदगी के मारे उसका चेहरा सुर्ख हो गया। तैमूर ने अपनी बाएं भनुएं उचकाई, हाथ सीने पर बांधे और गहरी रोबदार आवाज में उससे पूछा, मिस नूर, यहाँ आप मुझे कुछ कहना चाहिए मिसिस तैमूर खानजादा? या आपने मेरे कमरे का क्या हाल बना रखा है? मैंने जिंदगी में कभी इतनी बेतरतीबी नहीं देखी। नूर ने घबरा कर तैमूर को देखा और फिर बेड पर फैली पिन्नों, मेकअप के और लहंगे के घेर को देखा। वो बौखलाहट के आखिरी दर्जे पर पहुंच चुकी थी। वो, सर मेरा मतलब है तैमूर साहब, मैं माजरत चाहती हूँ, मैं बस बहुत थक गई थी तो आंख लग गई। मैं अभी ये सब साफ कर देती हूँ, बस 2 मिनट दे मुझे। उसने जल्दी जल्दी हाथ मारकर बेड पर से सामान समेटने की कोशिश की, मगर उसकी घबराहट से तैमूर महफूज हो रहा था। वो जल्दी से बेड से नीचे उतरने लगी ताकि कमरे को दुरुस्त कर सके, लेकिन वो भूल गई थी कि उसने 5 किलोग्राम वजनी भारी कामदार लहंगा पहन रखा है। जैसे उसने तेजी से कदम आगे बढ़ाया, उसका पांव लहंगे के घेर में बुरी तरह उलझ गया और वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। एक जोरदार सिसकी उसके लबों से निकली और वो सीधी जमीन की तरफ गिरने लगी। नूर ने डर के मारी अपनी आंखें बंद कर ली कि अब तो हड्डियां पसलियों का सुरमा बनना तय है, मगर जमीन की सख्ती के बजाय उसे एक मजबूत और गर्म गिरफ्त ने अपने हिसार में ले लिया। तैमूर जो पहले उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था, उसने कमाली फुर्ती का मुजाहरा किया और नूर को जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी कवी के मजबूत घेरे में जकड़ लिया। अगले पल नूर का पूरा वजूद तैमूर के चौड़े सीने से टकराया। दोनों की धड़कनें एकदम तेज हो गई, जैसे कोई तलातुम खैज तूफान आ गया हो। नूर ने आहिस्ता से अपनी लंबी पलकें उठाई तो तैमूर की गहरी से आंखें बिल्कुल उसके सामने थी। तैमूर की नजरें उसके गुलाबी गालों से होती हुई उसके कामते हुए लबों पर टिक गई। इस वक्त नूर का मासूम और दुल्हन के रूप में सजा चेहरा तैमूर के दिल में बने तमाम बंधन तोड़ रहा था। तैमूर की सांसों की गर्मी नूर के चेहरे को छू रही थी, जिससे नूर के वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई। उसने धीरे से तैमूर के कंधों पर अपने हाथ जमा दिए। तैमूर ने उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त और मजबूत कर दी, जैसे वो अब उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था। कमरे में फैली खामोशी में सिर्फ इन दोनों की तेज होती हुई धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। तुम हमेशा इतनी जल्दी में क्यों होती हो? तैमूर ने नहायत धीमी, मखमूर और गहरी आवाज में उसके चेहरे पर झुकते हुए पूछा। उसका लहजा मुकम्मल तौर पर रोमांस में बदल चुका था। नूर ने तैमूर की आंखों के सहर में खोते हुए हकलाते हुए कहा, वो आप डांट रहे थे ना, इसलिए। तैमूर के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपने हाथ की उंगली से नूर की पेशानी पर आई एक आवारा लट को प्यार से उसके कान के पीछे उड़सा और उसके गाल को नरमी से छूते हुए बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा, बशर्ते ये कि तुम मेरी गोद से निकलने की जिद ना करो। ये सुनकर नूर ने शर्म से अपनी आंखें मूंद ली और अपना चेहरा तैमूर के सीने में छुपा लिया, जबकि तैमूर उसे अपनी बाहों में उठाए बेटी की तरफ बढ़ गया। तैमूर ने नूर को इंतहाई नरमी से बेड के बीचों बीच बैठाया। भारी लहंगे के घेर को समेटते हुए नूर ने अपनी भींगी पलकें उठाई और तैमूर को देखा, जो अब उसके बिल्कुल सामने बेड पर एक घुटना टिकाए बैठ चुका था। तैमूर का दिल इस वक्त अजब कशमकश का शिकार था। वो कैसे खानदान का चश्मो चराग था जहां जब्त, रोब और खुद पर काबू रखना मर्द की अवालीन सिफ्त माना जाता था। उसके असूल, उसकी तरबियत और सबसे मुकर्रर कर उसका अपना मगरूर मजार उसे किसी भी औरत के सामने यूं पिघलने की इजाजत नहीं देता था, खास तौर पर एक ऐसी लड़की के सामने जो अभी कल तक उसकी सेक्रेटरी थी और जिसे वो बात बात पर झड़क दिया करता था। तैमूर खुद को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था। उसका दिमाग पुकार पुकार कर कह रहा था, तैमूर अपने होश में हो, तुम कोई कच्चे जहन के लड़के नहीं हो, ये लड़की तुम्हारी पसंद नहीं हो सकती। लेकिन जब उसने नूर की तरफ देखा, जिसके होंठ अभी खौफ और हया की शिद्दत से कांप रहे थे, तो दिमाग की वो सारी पुकारें धीमी पड़ गई। नूर के माथे पर चमकता हुआ झूमर, उसकी नाक की नथ और गालों पर फैली हया की सुर्खी तैमूर के 28 साल मजबूत जब्ते किले को यकसर गिरा चुके थे। बहुत पर से कंट्रोल खोने लगा था। तैमूर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बहुत आहिस्तगी से नूर के सर से उसका भारी दुपट्टा मजीद पीछे सरका दिया। उसके हाथ का लम्स नूर के जिस्म को छू गया तो नूर के पूरे वजूद में करम सा दौड़ गया। अभी मुझसे डर रही हो? तैमूर ने अपनी गहरी सहरंगेज आवाज में पूछा। उसके लहजे का सख्तपन पिघल कर गुदाज हो चुका था। नूर ने तैमूर की चमकती आंखों में झांका, जहां गुस्से की जगह एक बेनाम सी तपश और दीवानगी अंगड़ाइयां ले रही थी।
उसने अपने दोनों हाथ मजबूती से खींच लिए और धीमी आवाज में बोली, आपका मजाज इतना सख्त है कि मुझे लगता है मैं कोई और बोंगी मारूंगी और आप फिर से काला नाग बन जाएंगे। अपने लिए पुराना लकब सुनकर तैमूर की हल्की सी हंसी निकल गई। मनूर के मजीद करीब हुआ, यहाँ तक इन दोनों के दरमियान का फासला अब ना होने के बराबर रह गया था। अगर मैं नाग हूं तो याद रखो कि अब तुम इस नाग के हिसार में आ चुकी हो और इस बार में तुम्हें जहर नहीं अपनी मोहब्बत की कैद देने वाला हूँ। ये कहते तैमूर ने नूर के चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भर लिया। उसके अंगूठे नूर के नरम और नाजुक गालों पर दायरे बनाने लगे, जैसे नूर की सांसों की गिरफ्त उखड़ने लगी। नूर को लगा जैसे कमरे की हवा यकदम गर्म हो गई हो। उसने बेख्तियार अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन बंद आंखों के पीछे भी उसे तैमूर की सांसों की तपश अपने बहुत करीब महसूस हो रही थी। तैमूर ने जब नूर को यूं खुद सुपुर्दगी के आलम में देखा तो उसका बचा कुचा कंट्रोल भी हवा हो गया। वो जो चंद लम्हे पहले तक खुद को रोकने के बहाने तलाश कर रहा था, अब पूरी तरह उसके सहर में जकड़ चुका था। उसने झुककर अपनी पेशानी नूर की पेशानी से टिका दी। नूर। तैमूर ने उसका नाम इतने मान और मोहब्बत से लिया कि नूर का दिल पिघल कर रह गया। रात गाड़ी में तुम मुझसे कुछ मांगा था, याद है? नूर ने झटके से आंखें खोली। पुरानी याद जहन में आती वो शर्म से पानी पानी होगी। तैमूर साहब प्लीज, वो तो मैंने नशे में। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, तैमूर ने अपना एक हाथ उसके लबों पर रखकर उसे खामोश करा दिया। मैंने कहा था ना कि मैं हिसाब किताब का बहुत पक्का हूँ। मिसेस तैमूर खानजादा, तुम्हारा वो कर्ज मुझ पर वाजिब था और खानजादा अपना अधूरा कर्ज कभी नहीं छोड़ते। तैमूर की आवाज में अब एक वालहानापन था जिसने नूर के पूरे वजूद को अपने काबू में कर लिया था। तैमूर ने अपना हाथ नूर के लबों से हटाया और अगले सेकंड में उसके होंठ नूर के कामते हुए गुलाबी लबों पर झुके। वह लम्स इतना नरम, इतना गहरा और इतना शदीद था कि नूर के हाथ खुद ब खुद तैमूर की शेरवानी के कॉलर को मजबूती से थाम के तैमूर ने अपना एक बाजू नूर की कमर के गिर लपेट कर उसे अपने मजीद करीब कर लिया, जैसे वो उनके दरमियान की हर दूरी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूँ। नूर की धड़कनें अब तैमूर के सीने के साथ लगी हुई थी। जब तैमूर ने चंद लम्हों बाद अपना चेहरा हल्का सा हटाया तो दोनों की सांसें बुरी तरह फूल गई थी। नूर का चेहरा अब सुर्ख टमाटर की तरह दहक रहा था और उसने शर्म के मारे अपना सर तैमूर के चौड़े कंधे पर टिका दिया। तैमूर ने मोहब्बत के इस खूबसूरत एहसास के ज़ेरे असर अपनी आंखें मौन ली और नूर के रेशमी बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। अब वहां सिर्फ तैमूर था और उसकी मोहब्बत में रंगी हुई नूर। शादी की इस पहली खूबसूरत रात के बाद नूर और तैमूर की जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो चुका था। तैमूर खानजादा का साथ पाकर नूर दिल ही दिल में खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की महसूस करती थी। वो तैमूर जो कभी दूर लगता था अब हर वक्त उसके सामने होता, इसका ख्याल रखता और वो मोहब्बत देता जिसका नूर ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। तैमूर का वालहानापन, उसकी गहरी नजरें और उसका हर अंदाज नूर के दिल को मुट्ठी में ले लेता। वो जब मुस्कुराकर नूर को देखता तो नूर को अपनी पूरी दुनिया इसी एक शख्स के गिर्द घूमती हुई महसूस होती थी। नादिया जब भी फोन पर पूछती कि हाँ भाई कैसा चल रहा खड़ूस बॉस के साथ, तो नूर शर्मा जाती, क्योंकि तैमूर की मोहब्बत ने उसकी जिंदगी को वाकई खुशियों से भर दिया था। मगर इस बेपनाह खुशी और मोहब्बत के साथ साथ नूर के दिल को किसी कोने में तैमूर का एक शदीद खौफ भी हर वक्त बैठा रहता था। तैमूर खानजादा सिर्फ एक मोहब्बत करने वाला शौहर ही नहीं था, बल्कि वो अपनी हवेली का वारिस और गांव का सरदार था, जिसके असूलों के सामने किसी चीज की अहमियत नहीं थी। वो गुस्से का बेहद तेज और वक्त का इंतहाई पाबंद था। उसकी जिंदगी में किसी भी किस्म की लापरवाही या बोंगी की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। नूर जो फितरी तौर पर एक लाडली और हंसमुख लड़की थी, उसे तैमूर के इस रूप से डर लगता था। एक शाम तैमूर ऑफिस की कुछ अहम फाइलें घर लेकर आया था और उन्हें अपने स्टडी रूम की मेज पर तरतीब से रखकर किसी काम से बाहर गया था। नूर जो कमरे की सफाई के जोश में वहां पहुंची, उसने सोचा क्यों ना वो तैमूर की मदद करे और चीजों को समेट दे। उसने अपनी समझ के मुताबिक फाइलें उठाई और एक दराज में रख दी, जबकि कुछ कागजात जो फालतू लगे उन्हें साइड पर रख दिया। जब तैमूर वापस आया और उसने अपनी मेज का वो हाल देखा तो उसके माथे पर लातदाद पल पड़ गए। उसने पूरे घर को सर पर उठा लिया। नूर, कहाँ हो तुम? उसकी गर्जदार आवाज पूरे पोर्शन में गूंजी। नूर सहम कर स्टडी रूम के दरवाजे पर आई। तैमूर गुस्से से सुर्ख हो रहा था, उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी। किसने इजाजत दी थी तुम्हें मेरी इन फाइलों को हाथ लगाने की? तुम्हें अंदाजा भी है कि इनमें कितने अहम ब्रांड्स के कॉन्ट्रैक्ट्स थे?
میں نے ایک ترتیب سے انہیں رکھا تھا اور تم نے سب گڑبڑ کر دیا۔ تیمور کا غصہ اس وقت ساتھ میں آسمان پر تھا۔ انہوں نے زندگی میں کبھی کسی کو اس طرح چلاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، خاص طور پر اپنے شوہر کو۔ اس کی آنکھوں میں فوراً ہی موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ بلا رستے ہوئی آواز میں بولی، میں تو بس آپ کی مدد کرنا چاہتی تھی تیمور صاحب، مجھے نہیں معلوم تھا کہ… نور کو روتا ہوا دیکھ کر تیمور کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ جو 1 منٹ پہلے تک طوفان بنا ہوا تھا، نور کے آنسو دیکھ کر اندر سے پگھلنے لگا۔ سلمان کی وہ بات اس کے ذہن میں گونجی کہ لڑکیوں کو وہ مرد پسند ہوتے ہیں جو سوری بولے۔ تیمور نے ایک لمبا سانس لیا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور غصے کو دباتے ہوئے نور کے قریب آیا۔ اس نے نور کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے نہایت دھیمی آواز میں بولا، دیکھو نور، مجھے بے ترتیبی اور اپنے کام میں مداخلت بالکل پسند نہیں ہے۔ میں غصے کا تیز ہوں، یہ تم جانتی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم رونے لگو۔ اس نے اپنے انگوٹھے سے نور کا ایک آنسو صاف کیا۔ آئندہ میری چیزوں کو بنا پوچھے ہاتھ مت لگانا، ٹھیک ہے؟ نور نے روتے روتے ہی معصومی سے ہاتھ میں گردن ہلا دی اور تیمور کے سینے سے لگی تھی۔ اس کے غصے سے جتنا ڈرتی تھی، اس کے اس نرم اور محبت بھرے انداز پر اتنا ہی نثار ہو جاتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ تیمور خانزادہ کو بدلنا ناممکن ہے، وہ کالے ناگ کی طرح فنکاردہ نہیں چھوڑے گا، مگر اب وہ اس ناگ کی محبت کی اسیر ہو چکی تھی اور اس کے غصے کے سائے میں بھی خود کو محفوظ ترین عورت سمجھتی تھی۔ اس واقعے کے بعد تیمور بھی محتاط ہو گیا تھا۔ رات کو جب نور اس کے برابر میں پرسکون نیند سو رہی تھی، تیمور جاگ رہا تھا۔ اس نے اندھیرے میں نور کے معصوم چہرے کو دیکھا اور سلمان کی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگی۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم پرفیکٹ ہو اور اپنی غلطی نہیں مانتے۔ تیمور کو احساس ہوا کہ نور کا بچپنا اور لاپرواہی اس کی غلطی نہیں بلکہ اس کی فطرت ہے، اور اگر وہ یوں ہی ظالم بن کر پھنکارتا رہا تو وہ اپنی نازک بیوی کو خوشی کے بجائے صرف خوف دے پائے گا۔ اس دن کے بعد تیمور نے باقاعدہ طور پر اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ جو بات بات پر حویلی کے ملازموں اور آفس کے عملے پر گرجتا تھا، اب اپنے غصے کو پینے لگا تھا۔ جب کبھی نور سے کوئی بونگی ہوتی تو تیمور اپنی مٹھیاں بھیج کر گہرا سانس لیتا، اپنے غصے کے طوفان کو اندر ہی دفن کرتا اور چہرے پر ایک زبردستی کی ہی صحیح مگر نرم مسکراہٹ لے آتا۔ نور شروع میں تیمور کے اس بدلے ہوئے روپ کو دیکھ کر حیران بھی ہوتی اور ڈرتی بھی کہ کہیں یہ کسی بڑے طوفان سے پہلے کا سکون تو نہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جب اس نے تیمور کے لہجے میں مستقل نرمی اور محبت دیکھا تو اس کا خوف آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ تیمور اپنی مسز کو زندگی کی تمام خوشیاں دینا چاہتا تھا۔ ایک صبح جب وہ ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے، تیمور نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے نہایت آرام سے 2 ٹکٹیں نور کی طرف بڑھا دی۔ نور نے حیرت سے ٹکٹیں اٹھائی تو اس پر ملیشیا لکھا ہوا تھا۔ ملیشیا؟ نور کی آنکھیں خوشی اور حیرت سے پھیل گئی۔ جی مسز تیمور، خانزادہ حویلی کے ہٹلر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیگم کو گھمانے لے جائے۔ اب جلدی سے اپنی پیکنگ کر لو، اور ہاں، فضول اور فالتو سامان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیمور نے اپنی مخصوص سنجیدگی بھرے لہجے میں کہا۔ نور تو خوشی کے مارے اپنی کرسی پر اچھل ہی پڑی اور سب کے سامنے تیمور کے گلے لگی۔ دادا جان نے یہ دیکھ کر خانس کر اپنی نظریں جھکا لی اور ہیرا برچی خانے کے دروازے سے لقمہ دیتے ہوئے بولی، لو بھائی، یہ ہوئی نا بات۔ ملیشیا کا یہ سفر نور کی زندگی کا سب سے خوبصورت ترین وقت تھا۔ تیمور جو پہلے ایسی جگہوں پر صرف بزنس میٹنگز کے لیے آتا تھا، اب نور کا ہاتھ پکڑے اس کی بچکانہ فرمائشیں پوری کر رہا تھا۔ اسے آئس کریم دلاتا، اس کی پاگلوں جیسی تصویریں کھینچتا اور جب وہ تھک جاتی تو اسے اپنی گود میں اٹھا لیتا۔ نور کو ملیشیا سے واپسی کے چند ہفتوں بعد نور کی طبیعت ناساز چل رہی تھی۔ اسے ہر وقت سستی رہتی اور چکر آتے۔ جب ڈاکٹر کو حویلی بلایا گیا اور اس نے معائنہ کرنے کے بعد مسکرا کر تیمور اور دادا جان کو دیکھا، مبارک ہو خانزادہ صاحب، آپ کے گھر نیا مہمان آنے والا ہے، مسز نور امید سے ہے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سنتے ہی دادا جان نے تیمور کی پیٹھ تھپتھپائی۔ تیمور کی تو جیسے زبان ایک گنگ ہو گئی تھی۔ اس نے بیڈ پر لیٹی نور کو دیکھا جس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور گال حیا سے سرخ ہو رہے تھے۔ وہ آہستہ سے نور کے قریب بیٹھ کر اس کا کامتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اس کے ماتھے پر محبت کا ایک لمس ثبت کیا۔ تھینک یو سو مچ، یہ کہہ کر وہ اسے اپنے گلے سے لگا چکا تھا۔ نور بھی مطمئن انداز میں مسکرا دی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں
اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔